पिछली बार 2017 के चुनाव में बीजेपी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। उस समय बीजेपी की सीटें आई थी 82 और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष थे आशीष शेलार, जो आशीष शेलार इस समय महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आशीष शेलार हमारे साथ हैं। आशीष जी, पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा और महायुति में हम 150 पार करेंगे और सेवा की एक बहुत अच्छी संधि, जिसको हम कह सकते हैं मौका, ये मुंबई वासियों ने तय किया है महायुति के लिए देना, और उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। आशीष जी, जिस तरीके से मराठी मानूस का मुद्दा उठाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने संयुक्त रैली में ये कहा कि ये मराठी मानूस के लिए आखिरी लड़ाई है, इस बार चूके तो सब समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये दोगली राजनीति है और झूठ की राजनीति है। मुझे उनके बयान और भाषणों को सुनकर झूठ बोलने की हद कहाँ तक गई ये दिखाना है तो राहत इंदौरी साहब का शेर ध्यान में आता है। राहत इंदौरी साहब ने सही कहा था, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। ऐसे दोनों भाई भाषण कर रहे हैं। भाई देवेंद्र फडणवीस कोई तुर्किस्तान से आए, वो तो मराठी है। आशीष शेलार कोई अफगानिस्तान से आए, वो भी मराठी है। अमित साटम कोई बांग्लादेश से आए क्या, वो भी मराठी है। और इसके लिए हम मराठी है तो हमको क्या सिखा रहे हो मराठी की बात? आखिरी लड़ाई किसके लिए है? मराठियों के लिए लिए है या फिर शिवसेना और एमएनएस के लिए है? कल देवेंद्र जी ने सही कहा, स्पष्ट भी कहा कि ये उनके पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है, वो आखिरी लड़ाई है। और इसके लिए झूठ बोलो, बड़े जोर से बोलो, लेकिन मुंबई वासी इन सब नैरेटिव को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। अडानी को लेकर के जिस तरीके का प्रेजेंटेशन दिया गया, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई और उसमें कहा गया है कि मुंबई को अडानी के हाथों बेचना है, देश को अडानी के हाथों बेचना है, इसलिए उनको मुंबई चाहिए। मुंबई अगर बचानी है तो शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस को साथ लाना चाहिए। जो ये बोल रहे हो उस राज ठाकरे को सीधा सवाल है। सबसे पहला पोर्ट अदानी को गुजरात में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई ने दिया। आप कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? महाराष्ट्र में पहला व्यवसाय अदानी को शरद पवार साहब ने दिया, पवार साहब के क्यों नहीं बोलते? तो बात तो ये सही है कि ये नैरेटिव बनाना चाह रहे जो फैक्ट है नहीं। और इसके कारण देवेंद्र जी ने कल भी कहा कि हम कोई भी उद्योजक के साथ नहीं, लेकिन हम विकास के साथ हैं। हम इन्वेस्टमेंट हो इस पॉलिसी को चलाने वाले लोग हैं, और जो इन्वेस्ट करेगा, कानूनन करेगा, उसका समर्थन होगा। तो लेकिन अडानी के खिलाफ इतना खुलकर मुखर होना, चूंकि मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, यहाँ पर 1000 बिजनेसमैन हैं और यहाँ मुंबई के बिजनेसमैन पूरा देश चलाते हैं, लेकिन अडानी को लेकर के इतना मुखर तौर पर बोलना कि मुंबई एयरपोर्ट दे दिया गया अडानी को, नवी मुंबई एयरपोर्ट दे दिया अडानी को, और पालघर में जो एयरपोर्ट बन रहा है, दोनों एयरपोर्ट अगर चालू हो जाएगा तो मुंबई एयरपोर्ट की जमीन भी उनको दे दी जाएगी। देखिए, जिस तरीके से बोल रहे हैं, इसका मतलब जो मुंबई वासियों को बू आ रही है वो कॉर्पोरेट कंपटीशन की आ रही है। कोई ये कॉर्पोरेट ग्रुप के खिलाफ बोलो और किसी दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप के शादियों में नाचो, तो ये कॉर्पोरेट कंपटीशन कोई राजनीति का मामला होता है क्या? इस स्तर पर ये लोग हैं। महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार आई, तब जातिवादी दंगे हुए, अलग अलग जगहों पर भीड़ को उकसाया गया, हिंदू मुस्लिम जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसके पीछे क्या वजह है? एक तरफ इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से आ रहा है आपकी सरकार में, इन्वेस्टमेंट को रोकने की कोशिश है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, या सही में ग्राउंड स्तर पर इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो गई है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मोदी जी और हमारी केंद्र सरकार ये विकसित भारत, ये देशवासियों का सपना पूरा करने के काम में लगे हैं। हमें सकारात्मक काम करना है, देश विकास में काम करना है, सबका साथ सबका विकास में काम करना है। कुछ फोर्सेस जरूर इस देश में सभी चीजें गलत है, इस प्रकार का प्रचार प्रसार विदेशों में भी जाके करते हैं, और यही सोच अर्बन नक्सल की सोच है।
तो मुझे दुर्भाग्य से दिखाई पड़ता है कि जो अर्बन नक्सल की सोच है वही सोच जाति जाति में, धर्म धर्म में, इन्वेस्टमेंट के खिलाफ, एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के खिलाफ जो लोग कर रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का ही चेहरा दिख रहा है। तो वो अर्बन नक्सल विचारधारा के एक समर्थक न बने, ऐसा हमारा निवेदन है। धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरीके से आप लोग लगातार कह रहे हैं कि डीआरपी को हमने दिया है, डीआरपी उसमें काम कर रही है, जिसमें सरकार भी एक पार्ट है। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि आप लोग अडानी के हाथों पूरा धारावी बेच करके मराठी मानुस को मुंबई के बाहर फेंकना चाहते हैं। ये सफ़ेद झूठ है। मैंने लगातार कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, ये कंपनी है डीआरपी जिसमें अदानी कॉन्ट्रैक्टर जरूर है, बट सरकार की इक्विटी उसमें जगह 1 इंच भी अदानी के नाम से 7/12 नहीं किया है। कोई एक 7/12 दिखा दे, मान लो। ये सफ़ेद झूठ है। और मुंबई वासियों को मुंबई में ही सेटल करना, इसके लिए रीडेवलपमेंट जरूरी है, इसके लिए धारावी भी जरूरी है। मुंबई वासी उनके कार्यकाल में मुंबई से बाहर चले गए, मराठी आदमी बाहर चला गया। आज मराठी मानुस धारावी कर, इसको यहीं पर रीडेवलपमेंट में घर मिलेगा तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मराठी मानुस को मुंबई से बाहर भगाने की कोशिश है, मुंबई से हटाने की कोशिश है, और यहाँ पर जो है बाहर के लोगों को ले आकर के स्थापित करने की बात करें। मैंने कहा सफ़ेद झूठ है। उनके कार्यकाल में ही गए लोग, बेचारे वसई, विरार, पालघर तक चले गए हमारे लोग, क्योंकि रीडेवलपमेंट नहीं हुआ, रीसेटलमेंट नहीं हुआ, उनको यहीं पर जगह नहीं मिली। और इन्होंने गए 25 साल में 2 प्रोजेक्ट किए दिखाए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज इस काम को गति मिली है तो इसका विरोध करने के लिए निकले। यही मराठी मानुस के खिलाफ है, यही मुंबई वासियों के खिलाफ उबाटा सेना है। भ्रष्टाचार की बात आप लोग हमेशा कर रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर 20 साल या 25 साल 30 साल में हुआ तो बीजेपी जो है तो सरकार के उस समय सरकार के साथ थी, और पिछले 5 साल भी आप चूंकि उस समय मुंबई अध्यक्ष हुआ करते थे, आपने कहा कि पहरेदार बन के हम उनका सपोर्ट करेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही थी तो बाहर आप लोगों ने उस समय मुखर तौर पर क्यों नहीं बोला? पहली बात तो हमने पहरेदार इस नाते भूमिका लिस्ट नहीं किया, इसको करेक्ट करिए। 2017 से 22 हम पहरेदार इसका नाते काम किया, हमने कोई सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात, इसके पहले भी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जब महापालिका का काम चल रहा था तब अलायंस में रहकर भी हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे मुंबई वासियों की आवाज बनकर उठाए। क्रॉफर्ड मार्केट बेचने के लिए उद्धव जी निकले थे, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाया, उसको रोक दिया। मुंबई को जो वाटर सप्लाई करने वाली एलम यानी तुर्टी, उसमें भ्रष्टाचार था, हमने आवाज उठाया उसके खिलाफ। मुंबई कॉरपोरेशन के कंप्यूटराइजेशन के कॉन्ट्रैक्टर में भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाया। मुंबई के ओपन स्पेसेस भूखंड जो है वो क्लब बनाने के लिए अपने अपने लोगों को दे रहे थे उद्धव ठाकरे जी, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाया। इतिहास बताता है कि अलायंस में भी हमने इनके भ्रष्टाचारी कार्यकाल के खिलाफ आवाज उठाया है। कोविड के समय में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के खिताब जीत चुके, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, और आप लोग कह रहे हैं कि खिचड़ी में भ्रष्टाचार हुआ, कफन में भ्रष्टाचार हुआ, कोविड सेंटर में भ्रष्टाचार हुआ। यूबीटी के लोग कह रहे हैं कि वो उस समय में देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कोविड में काम किया। अपनी पीठ अपनी बजाओ तो उसको क्या कह सकते हैं? उद्धव ठाकरे जी से सीधा सवाल है। 220 हमारे बीएमसी के वर्कर कोविड में मृत्यु हो गई, उसका पाप किसका है? 20,000 से भी ज्यादा लोग मुंबई शहर में मृत्युमुखी हुए कोविड के समय, उसका पाप किसका है? आप अगर क्रेडिट लेना चाहते हो तो इस पाप के धनी भी आप ही हो, इसका जवाब दो। भ्रष्टाचारी व्यवस्था है तो अगली बात है। कोविड के बॉडी बैग, कोई मर गया है तो उस बेचारे की बॉडी बैग का कॉन्ट्रैक्ट भी जिसको देना है उसमें भी आपने पैसा खा लिया, इंक्वायरी चल रही है। कोविड के सेंटर्स खड़े करने में कॉन्ट्रैक्टर्स, उसमें भी आपने पैसा खा लिया, इंक्वायरी चल रही है। मैन पावर सप्लाई जो कोविड सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स को मेंटेन करे, उसमें भी आपने करप्शन कर दिया। खिचड़ी में भी आपने करप्शन कर दिया, दवाइयों में आपने करप्शन कर दिया, और इसके लिए उनकी इंक्वायरियाँ चल रही है। कुछ तो लोग जेल में है, जेल जा चुके हैं। अजीत पवार आपके साथ यहाँ पे भी अलायंस नहीं है, दूसरी जगहों पर भी अलायंस में नहीं है।
अजीत पवार के साथ ऐसा क्या मुंबई में बिगड़ा? और चूंकि आप लोग नवाब मलिक का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कुछ सीटें कम आती है या पोस्ट पोल अलायंस करने की जरूरत पड़ी तो अजीत पवार के साथ जाएंगे? देखिए, पहली बात हमने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि जो एनसीपी नवाब मलिक के नेतृत्व में लड़ेगी उसको हम साथ नहीं दे सकते। संगीन आरोप है उन पर, दाऊद से संबंधित आरोप है, दाऊद की बहन से संबंधित आरोप है, और इसके कारण हम उसके साथ चुनाव लड़ नहीं सकते। जहां तक चुनाव परिणामों की बात है, हम कंफर्टेबली 150 के ऊपर जाने वाले, हमें उनकी जरूरत ही नहीं। अजीत पवार जिस तरीके से मुखर तौर पर बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ पिंपरी चिंचवड़ में और यहाँ पर कि जो लोग 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे थे, आज हम उनके बगल में बैठ करके कर रहे हैं, तो घोटाले की बात तो वो नहीं करें तो अच्छा है। जिस तरीके की और भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पवार परिवार के जो करीबी नज़दीकियाँ दिख रही हैं, वो क्या बीजेपी को आहत करती हैं? क्या बीजेपी को लगता है कि कहीं न कहीं अजीत पवार को लेने के बाद अब जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही वो ठीक नहीं है? देखिए, चुनाव में प्रचार हर कोई दल अपना कर सकता है। हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना जरूर चुनाव प्रचार करे, लेकिन मर्यादा संभाले, अपनी भाषा को संतुलित रखे, और चुनाव मुद्दे को हम चुनावी मुद्दे को उसी भाषा में जवाब देंगे, पीछे नहीं रहेंगे। पवार परिवार एक होने के कगार पर लग रहा है। जिस तरीके के भाई बहन का प्यार दिख रहा है, चाचा भतीजे का प्यार दिख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या अजीत पवार के साथ शरद पवार भी आपके महायुति का हिस्सा बन सकते हैं क्या? इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। उनका पवार अगर परिवार इकट्ठा आता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी परिवार इकट्ठा आता है तो हमारे लिए आनंद का विषय है, और इसके लिए वो उनका निर्णय है, वो उनको लेना है। एक होर्डिंग्स की बात करें अब क्रेडिट वॉर की, कि पूरे मुंबई में पटा पड़ा है। आप कहते हैं कोस्टल रोड आपने बनवाई, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे बोल के घूम रहे हैं कि भूमि पूजन तो हमने किया। इस तरीके के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को क्रेडिट वॉर की लड़ाई के तौर पर जो देख रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिनको हमने यानी खुद ने क्या किया वो दिखाने लायक नहीं है, वो दूसरे के क्रेडिट को लेना चाहता है। अब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी के पास कोई भी ऐसा काम नहीं को दिखा सके, और आज पूरी मुंबई जानती है कि कोस्टल रोड की परमिशन, उसके बारे में सभी हमी पत्र, सुविधाएं, ये सब काम देवेंद्र जी ने किया। सिर्फ टेंडर महानगर पालिका के पास गया। टेंडर भी क्यों गया, तब देवेंद्र जी के शायद ध्यान में नहीं आया होगा, वो टेंडर के काम को उन्होंने लिया, इतना ही विषय। इसमें क्रेडिट तो देवेंद्र जी का ही है पूरा काम करने का। लेकिन देवेंद्र जी लगातार हर मंचों से ये कह रहे हैं कि बिना किसी संवैधानिक पद पर होते हुए उद्धव ठाकरे को बुला करके, एक मुख्यमंत्री को न बुला करके, और वहाँ पर जिस तरीके की आधारशिला रखी गई वो भी अपने आप में गलत था, लेकिन उस समय में उन्होंने युति का पालन किया और आपस में विवाद ना हो इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। बड़ा मन देवेंद्र जी ने दिखाया मुंबई शहर वासियों के लिए। अब बड़ा मन मुंबई शहर वासियों के लिए दिखाना ही हमारा कर्तव्य है। उद्धव ठाकरे जी ने किया कुछ नहीं, क्रेडिट लेने के लिए आए, ये क्रेडिट चोरी है। जहाँ जहाँ वॉकओवर आपने उद्धव ठाकरे को दिया या उस समय की शिवसेना को दिया, क्या आपको लगता है कि वो वॉकओवर देना बीजेपी की भूल थी? मुझे लगता है अभी बहुत पानी बह गया। उद्धव ठाकरे और उनका रेजिम ये करप्ट रेजिम है, मुंबई वासियों के हित का नहीं है। उसको पराभूत करना ही मुंबई वासियों की सेवा है। मुंबई वासी हमारे साथ है, हम जीत जाएंगे। कांग्रेस जो कि अब तक अपोनेंट एक बेसिक रहा, पूरे चुनाव में जिस तरीके से गायब हुआ है, उसकी बेसिक वजह क्या देखते हैं? तो कांग्रेस में कोई जान ही नहीं बची है। कांग्रेस और उबाटा सेना ए और बी टीम है, एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। इसके कारण कांग्रेस का वजूद ही नहीं है, और कांग्रेस बिना वजूद की पार्टी रह चुकी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी जिस तरीके से मुखर तौर पर बोल रही है कि क्या आपको मुस्लिम वोट बैंक नहीं चाहिए क्या आपको जिस तरीके के हिंदुत्व की बात आपके नेता कर रहे हैं, तो उस पर कैसे देखते हैं आप? हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, हम कार्य के आधार पर वोट मांगते हैं, और विकास सबका होता है, और वो हमारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का बात है। हिंदुत्व हमारा आत्मा है, प्रखर राष्ट्रवाद हमारा प्रण है, हमारी प्रेरणा है। हिंदुत्व से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और विकास काम में कोई भी रुकेंगे नहीं।
और विकास में जो जो आएगा उसके सबके साथ हम चलेंगे। एक आखिरी सवाल आशीष जी है कि आपने हिंदुत्व की बात तो कर ली, लेकिन मराठी वर्सेस नॉन मराठी की जो जंग इस शहर में छेड़ने की कोशिश हुई, जिस तरीके से सड़कों पर लोगों को मारा पीटा गया और अब उसी की दुहाई दी जा रही है मंचों से और अलग अलग जगहों पर कि किस तरीके से हमने मराठी बचाने की कोशिश की, आप लोगों ने मराठी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। ये नॉन मराठी और मराठी की जो जंग शहर के भीतर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है वहां पर पैदा करने की जो कोशिश है वो कहां तक जाएगी? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मराठी आदमी ये महाराष्ट्र की शान है, मुंबई मराठी आदमी की है। मराठी आदमी देश दुनिया को अपने पराक्रम विद्वत्ता से परिचित है। इस प्रकार से मराठी आदमी के ऊपर राजनीतिक सिर्फ बात करना और रोटी सेकना, ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार उबाटा शिवसेना और राज ठाकरे जी की पार्टी का है। मुंबई का मराठी आदमी और मुंबईकर उसको चुनावी राजनीति का मुद्दा मानते ही नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आशीष शेलार जिस तरीके से बेबाकी से अलग अलग मुद्दों पर बात की है भारत एक्सप्रेस से, आगे की नई हस्ती के लिए फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।